हेलो दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री में बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में। अब इस बोर्स मॉडल को हम आगे पढ़ेंगे। बोर्स मॉडल में कुछ टॉपिक्स, बोर्स मॉडल के कुछ पार्ट बताए थे, उसके कॉन्सेप्ट बताए थे बोर्स मॉडल के कुछ। अभी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है। तो केमिस्ट्री में हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या बोर्स मॉडल में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं। ठीक है, तो बोर्स मॉडल के हर एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। हम बता देते जैसे कि बोर्स मॉडल केवल, जैसे मान लीजिए कि यह कोई न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बोर्स मॉडल में यह हुआ था कि बोर्स जो थे, बोर्स साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, और इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल जो होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं, इसकी एनर्जी फिक्स होती है, न घटती है न बढ़ती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में जो मूव करें, जैसे मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर यह इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, इस फिक्स एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं? दिस फिक्स्ड एनर्जी लेवल is known as ऑर्बिट्स। इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल जो न्यूक्लियस का है अराउंड जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं, उसको कहते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, तो उसको ऑर्बिट्स कहते हैं। ये जो ऑर्बिट्स होता है यह फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब अगर यह इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में केवल मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है, तो ना यह एनर्जी रिलीज़ करता है, ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में ऑलरेडी है। उसकी फिक्स, अगर मान लीजिए अगर हम बताएं आपको इसकी फिक्स्ड एनर्जी लेवल होती है और कितनी कितनी होती है, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। इसकी जो होती है एनर्जी लेवल ना, इस वाले की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो न्यूक्लियस के एग्जाम पास होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी को लिख लीजिएगा, क्योंकि देखेंगे ना आप, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इस एनर्जी लेवल को आपको पता है ना, तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। कई चीज़ ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे जिस पर आपको एनर्जी लेवल पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। मैक्सिमम टाइम देखेंगे ना कि जो बोर्स मॉडल के कॉन्सेप्ट बताया जाता है, बोर्स मॉडल पर जो सवाल आते हैं वो डायरेक्ट इसी एनर्जी लेवल पर आते हैं। और ये एनर्जी लेवल याद है तो आराम से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा यूज ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। इसका होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसका होता है -0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक अगला जो एनर्जी लेवल होता है ना ऐसे, इसका जो ये अगला होता है, इसका होता है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस प्रकार से एनर्जी लेवल होता है। बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। इंक्रीज हो रही है, वास्तव में देखें तो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस देखिए, माइनस कम होता जा रहा है ना, सबसे पास है -13.6, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी फिक्स होती है। इतना ही एनर्जी का होता ही है। ठीक है, इतना ही एनर्जी का होता है। प्रत्येक का एनर्जी हम लिख दिए, इतना होता है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना, फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना, फाइव ऑर्बिट का और सिक्स्थ का। तो ये आपको याद करना होगा। याद कर लीजिएगा। तो ऐसे याद करेंगे ना, तो आप एक दो बार लिख कर याद करेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। और आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस एनर्जी लेवल के बेस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा एकदम। अब देखिए ये जो फिक्स्ड और होते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल, इसको कहते हैं ऑर्बिट्स। फिक्स्ड एनर्जी लेवल जो 1 2 3 4 जो 4 5 6 जितना भी होते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिट्स। सेकेंड देखिए, इफ एनी इलेक्ट्रॉन
moves in its energy, so it will not absorb or emit any एनर्जी लेवल। देखिए यहाँ पर ऑर्बिट्स लिख दीजिए, ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल का मतलब ऑर्बिट्स लिख ही दिए हैं ना। देखिए यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है तो वह ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है भाई ना। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाना चाहे तो क्या करेगा? अगर यह इलेक्ट्रॉन देखिए देखिए अगर एब्जॉर्ब करेगा, अगर एनर्जी को, पहले इतना लिख लीजिए, मिटा के तब बता रहे हैं, इतना लिख लीजिए पहले, भाई जगह भर गया ना। पहले समझ लीजिए भी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये है, अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर आप इसको एनर्जी दे रहे हैं और ये ले रहा है तो यह इस ऑर्बिट में चला जाता है, जंप करके इस ऑर्बिट में चला जाता है, आसानी से चला जाता है, ठीक है। अगर एनर्जी ये रिलीज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं, फिर बता रहे हैं आगे, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको, वीडियो रोको, नोट कर लीजिए करिए, ठीक है। अब देखिए, इफ एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो हायर लेवल में चला जाएगा, हायर लेवल में चला जाएगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो अपने से हायर लेवल में चला जाएगा, ठीक है। अगर इफ एनर्जी रिलीज किया तो लोअर में चला जाएगा, लोअर लेवल में चला जाएगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो अपने से हायर लेवल में चला जाएगा, एनर्जी रिलीज किया तो अपने से लोअर लेवल में चला जाएगा। हर लाइन को आप लिखते लिखते थक जाएंगे, कितना लिखेंगे, इसीलिए आप बस इतना लिखिए जितना से आपको समझ में आ सके। पूरा एकदम थ्योरी जैसे लिखने का ज़रूरत नहीं है। थ्योरी पूछेगा नहीं किसी कंपटीशन में, कहीं भी थ्योरी थोड़ी पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, कॉन्सेप्ट पूछेंगे। तो कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, आपको हिंट पता है तो आप उससे कॉन्सेप्ट पता कर लेंगे ना, कि थ्योरी लिखना जरूरी है। तो आप बस इतना बस लिखिए कि जिससे आपको समझ में जाए। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं इफ़ एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो अपने से हायर लेवल में, एनर्जी इमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है तो अपने से लोअर में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए सिंगल ट्रांजिशन, सिंगल मतलब ट्रांजिशन किसको कहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे आए तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने हायर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। और ट्रांजिशन जब होता है तो उसमें कुछ एनर्जी निकलती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। और सिंगल ट्रांजिशन का मतलब कि या तो इसमें से इसमें जाए या तो इसमें से इसमें जाए। अगर इसमें जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसमें जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। पहले आगे हम पढ़ाएंगे इसको। यहाँ पर लिख लीजिए, इन सिंगल ट्रांजिशन ओनली सिंगल फोटोन इमिट्स। फोटॉन का कंसेप्ट बताएं कि फोटॉन्स क्या होते हैं। प्लैंक्स वाले में, प्लैंक्स वाला याद है तो उसमें बताया ना फोटॉन्स क्या होता है, ठीक है। प्लीज़ नोट इट, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के इसको बता रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। एनर्जी लेवल याद रखिएगा, एनर्जी लेवल पर बहुत सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। देखिए चल रहा है कि नहीं भाई, कि फुल ऐसे ही। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी लिखिए, मिटा रहे हैं इसको। एक और लिख लीजिए,
एक और लिख लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर या ऑर्बिटल मोमेंटम लिख लीजिए, ऑर्बिट मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम लिखिए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई के 2 पाई, एच बाई के 2 पाई। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एच बाई के, एच बटा के 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई के 2 पाई, वेयर एन इज इंटीजर, एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब या फिर एन क्या हो सकता है, 1 2 3 डैश 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 4 5 10 100 कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक। इंटीजर यही ना होते भैया। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई के 2 पाई। ई याद रखिएगा, ई भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ये कंसेप्ट है ना भाई, कंसेप्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कंसेप्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये इतना तो कन्फर्म है। आपको भले थ्योरी याद ना हो, किसी चीज़ की थ्योरी भले याद ना हो, लेकिन कंसेप्ट नहीं याद है तब कुछ नहीं कर सकते हैं। कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं, नोट करते रहिए भाई, बोलना ना पड़े, नोट कर लीजिएगा। जैसे कि अच्छा, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर, कुछ डेफिनेशन आपको जो बताना था बोर्स मॉडल का, क्या कंसेप्ट था, क्या ड्रॉबैक। अगर इसका ड्रॉबैक देखें ना, तो ड्रॉबैक देखें बोर्स मॉडल का, ड्रॉबैक देखें तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल, यानी कि बोहर्स मॉडल का ये ड्रॉबैक है ना भाई। ड्रॉबैक क्या है बोहर्स मॉडल का, मतलब सबकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। एनीवन इज नेवर परफेक्ट इन, ठीक है। तो कभी परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। बोहर्स मॉडल ने कुछ डेफिनेशन दी, कुछ डेफिनेशन सही निकले उनके, कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक अपने हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, ड्रॉबैक नहीं होने का कारण है कि ऐसे अगर हम देखें हाइड्रोजन के लिए तो ड्रॉबैक कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने एक कमी थी कि सभी एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता ये, केवल सिंगल, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें है ना, जिसमें जैसे हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लिथियम +2 के लिए, +2 प्लस के लिए यह एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल तो नहीं होगा, लेकिन बेरिलियम +3 के लिए यह एप्लीकेबल होगा। यानी कि वह इलेक्ट्रॉन, वह एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है। समझ में आ गया, ये ड्रॉबैक थे उसके कि यह केवल सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, यही बोहर्स मॉडल कहता है। लेकिन अगर जिसमें डबल इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसे हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है लिथियम। अब हाइड्रोजन ही देखिए, हीलियम देखिए, हीलियम में डबल इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये इसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्लीज़ 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 नोट। इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा, ड्रॉबैक हो गया। अब ना हम थ्योरी बहुत पढ़ें, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर जहाँ से सवाल बनते हैं। इससे सवाल तो बनेंगे नहीं, इससे सवाल तो बनने से रहे। वो जो बताए थे एनर्जी डिफरेंस वाला, एनर्जी लेवल कितना होता है, कितना कितना एनर्जी, उससे सवाल बन सकते हैं, उससे सवाल बन सकते हैं, हम बताएंगे उसको। अब हम पढ़ेंगे
जैसे कि होता है ना, जैसे मान लीजिए कि यह प्रोटॉन है, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है का, और इसके बीच में कोई फोर्स लगा, इसके बीच में कोई फोर्स लग सकता है। अच्छा ये बताइए, यह भी ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों भाई दोनों चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा ना, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन यह इसके सराउंड में सर्कुलर मोशन में घूम भी रहा है, तो इसके सर्कुलर मोशन के कारण एक इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? न्यूक्लियस के कारण इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और यह सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण आएगा, क्योंकि इसके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? अच्छा ये देखिए, अगर हम एफ लिखें, अगर हम इसका फोर्स लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? mv²/r होगा। अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है तो mv²/r कंसेप्ट। अभी हम थ्योरेटिकल थोड़ा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर चलेंगे कि जहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है? बोस मॉडल का ही है, बोस मॉडल का ही। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब अच्छा ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक। सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे कि यह फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो आएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा? अगर इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ZE × E/K 4πε0 × r² होगा कि नहीं? ZE कहाँ से आ गया? आप सोचेंगे ZE कहाँ से आ गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ठीक है, लेकिन ये ZE तो अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन के लिए ई लिख देते, क्योंकि जो चार्ज प्रोटॉन पर है वही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है। हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रोटॉन, तो ई सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बट अगर मान लीजिए लिथियम होता तो इसके बाहर तो एक इलेक्ट्रॉन रहता, लिथियम +2, मान लीजिए लिथियम +2 है, तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बचा ना भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है ना, 3 प्रोटॉन होंगे ना, प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, लिथियम +2 में प्रोटॉनों निकाल देंगे, प्रोटॉन तो 3 ही होगा। जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जेड कितना इसके अंदर प्रोटॉन होगा? 3, और चार्ज कितना होगा एक प्रोटॉन पर? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, तो जेडी में गुणा कर देंगे तो टोटल चार्ज इन न्यूक्लियस। समझ में आ गया? एकदम आ गया भाई, एकदम सिंपल है, तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? mv²/k r = इसको हम लिख रहे हैं k ZE²/k r²। अच्छा r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए mv² r = k ZE²। इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, इसको क्या मानिए? इक्वेशन थर्ड मानिए। तो देखिए, अच्छा एक एंगुलर मोमेंटम वाला बताइए, mvr = nh/k 2π था ना, यह फोर्थ इक्वेशन मानिए इसको इक्वेशन फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करिए, हमसे पहले आप डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड करिए, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ का डिवीजन करिए, देखिए v का वैल्यू निकालिए। v का वैल्यू वेलोसिटी निकालते हैं हम, इससे वेलोसिटी कैसे निकलता है? फॉर वेलोसिटी लिख लीजिए कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है? कोई टॉपिक आप याद ही मत करिए, टॉपिक से मतलब नहीं होता है कि आप टॉपिक याद कर लिए कि ये टॉपिक ये है। कंसेप्ट आपको पता है, जब आप उस चीज़ को पूरे खोल कर देख रहे हैं ना, आप उसको हर एक चीज़ को देख ले रहे हैं, तो आप कहीं से सवाल आएगा लगा देंगे बिना टॉपिक के, ठीक है? तो टॉपिक से मतलब होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। चल रहा है ना भाई वीडियो? ठीक है, तो टॉपिक से नहीं मतलब होता है, कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। देखिए डिवाइड करिए तो देखिए mv²/k r/k mv r। अच्छा k को क्या लिख सकते हैं? 4π∈0, यानी कि ZE²/k 4π∈0
मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई ऊपर चला जाएगा, बाई के NH नीचे रह जाएगा, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए R से R कैंसिल, M से M कैंसिल, V से V कैंसिल, एक V से V कैंसिल, तो देखिए बचेगा क्या, ZE² बाई के 2 पाई H एप्सिलॉन नॉट इंटू N। अच्छा ये देखिए ये किसका वैल्यू आ गया, देखिए V का वैल्यू कितना आया, ZE² बाई के 2 पाई H एप्सिलॉन नॉट इंटू N, ये आया V का वैल्यू, ध्यान से देखिए V का वैल्यू ये आया, यह V का वैल्यू आया है, समझ आ रहा है ना, यह V का वैल्यू आया है, यानी कि E देखिए E, अच्छा इसमें देखें तो E देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या है परमिटिविटी या फ्री स्पेस, ये सब कांस्टेंट हैं, और वेरिएबल क्या है Z और N, यानी कि V जो होगा देखिएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई के N, इसको याद कर लीजिए, बहुत तेज पूछता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत तेज पूछता है, रेशियो पर बहुत तेज पूछते हैं सवाल, बहुत ज़्यादा पूछते हैं सवाल, किसी कंपटीशन में बहुत अच्छे से रेशियो पर सवाल पूछा जाता है, इस वाले रेडियस वाले, इस वाले एनर्जी वाले, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत कंसेप्चुअल सवाल इससे पूछे जाते हैं, इसको लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, कहना ना पड़े, ठीक है। अच्छा जानते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, E का वैल्यू 2 पाई, H का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भर के, तो जानते हैं कितना आता है, V इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻6 Z बाई के N, और ये जो वैल्यू आता है मीटर पर सेकेंड में आता है, यानी कि आपको किसी एटम का केवल एटॉमिक नंबर और उस एटम में ऑर्बिट का नंबर जो पता है, और उस ऑर्बिट में पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, आप तुरंत डायरेक्ट इस फार्मूले पर पुट करके बता सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं कि कैसे होगा, एकदम सिंपल होगा, ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा, ये वाला याद रखिए रहिएगा, आगे यूज आएगा, R का वैल्यू निकालने में यूज होगा इसका, पहले इस पर सवाल कर लीजिएगा एक दो ठो, इतना बता दिए, सवाल भी नहीं कराएंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर ना, बिना सवाल के कोनो कंसेप्ट का मतलब नहीं होता है, सवाल ही तो मेन है ना भाई, सवाल के बिना कोनो कंसेप्ट का मतलब थोड़ी होता है, कंसेप्ट है, सवाल है कंसेप्ट है, बस यही एक दूसरे से रिलेटेड है, थ्योरी का इसमें ज़्यादा महत्व नहीं है कि लिखवा दिए 50 लाइन का थ्योरी, कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी देना है कि लिख के हो जाएगा, मिटा रहे हैं, ये याद रखे रहिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि याद रखने लायक है, अगर आपका दिमाग बहुत तेज़ है तो रख लीजिएगा इसको भी याद, नहीं तो ये सफिशिएंट है, ये दोनों सफिशिएंट है, ठीक है, मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सवाल इस पर कर लीजिए, एक दो सवाल कर लीजिए, चल रहा है ना भाई, डर लगता है बार बार कि चल रहा है कि नहीं, देखना पड़ता है, एक दो इस पर सवाल कर लीजिए, जैसे कि इफ़ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इन third orbit if third orbit electron velocity is, कितना दें इसको, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, then find the velocity of second orbit electron is,
ऑफ इज क्या होगा, यहाँ पर लाइक मत लीजिए, हाइड्रोजन ही लिखिए। समझ में आ रहा है ना सवाल? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? कि एक हाइड्रोजन है और उसके तीसरे ऑर्बिट में, तीसरा का ऑर्बिट जान गए ना, तीसरा का ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि तीसरा का एनर्जी याद रखिए, इसीलिए बार बार हम दोहरा रहे हैं कि एनर्जी आपको याद रहे। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाता है एनर्जी का, बाद में कहेंगे कि हाँ सवाल गजब पूछा जा रहा है इससे। कह रहा है सवाल कि यदि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन स्पीसीज है उसके तीसरे ऑर्बिट की, तो तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, मतलब जो अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसी एटम में जो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लगाइए। और वही जो सब दूठो बताए हैं उसी से लगेगा, दूठो का एक काटो से लगेगा यार, रेशियो तो निकालना है। वीडियो रोक दीजिए, ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए भाई, ठीक है। देखिए ट्राई किए होंगे इसलिए ना कि ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। देखिए अब देखिए होगा क्या कि जैसे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई के, अच्छा Z1 बाई के Z2 इक्वल्स टू Z1 बाई के N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 बाई के Z2। देख लीजिए इसको, सही लिखे है ना, रेशियो में आएगा और ऊपर चला जाएगा। देख लीजिए उल्टा हो जाएगा ना, देखिए Z2 का N2 बाई Z2, सही है। अच्छा देखिए Z1 कितना दिया है, 3 × 10⁻, अरे नहीं 2 दिया है ना, 2 × 10⁶ V2 निकालना है, इक्वल्स टू Z1 कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, किस ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में दिया है ये, मल्टीप्लाइड बाई इसका किस ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट का पूछा है 2, इसका एटॉमिक नंबर 1, बस V2 निकालना है। इसका मल्टीप्लाई इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाइड है उधर, यानी V2 इक्वल्स टू 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। आसान है ना भाई, बस रेशियो निकाल कर आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं सवाल इससे पूछता है, बहुत अच्छा सवाल पूछता है, इसको याद रखे रहिएगा, बोलिएगा मत। नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, एक सवाल और दे रहे हैं। हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। अगला सवाल दे रहे हैं, उसको अच्छे से अपने से करिएगा, घरे द्वारे जाके अच्छे से पूछ पाछ के, मतलब अपना दिमाग लगा के। दिमाग लगाने वाली कोई बात ही है नहीं, दिमाग लगाने वाला हम देवा नहीं करते हैं, एकदम सिंपल सा देखिएगा। इफ़, सवाल को देखिएगा बस तुरंत लगा देंगे। इफ़ ध्यान दीजिएगा, इफ़ बेरिलियम +3 ऐसे लिखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम +3 इन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताना है, बेरिलियम +3 है, यानी कि बेरिलियम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया ना बेरिलियम +3। तो ये बताइए कि उसके तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा इससे हमको मतलब ही नहीं है। अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता, ये सोचिए, अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती, मतलब हमको बस इतना बताइए कि तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर होता तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती। वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए, सिंपल है, सिंपल एकदम। क्या क्या दिया है लिख लीजिए, जो फार्मूला लगे पुट कर दीजिए, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए, जो आसान लगे उसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओह ठीक है, ठीक है भाई।
तो देखिए v इक्वल टू कितना दिया है 2.1 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई के एन। जेड कितना दिया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। एन किस में पूछा है, तीसरे वाले में। v इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 कितना दिया है 4 और एन कितना हो जाएगा 3। बस कर दीजिएगा, बस आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। गुणा भाग कर ही लेंगे ना, 4/3 है, उसको गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। सिंपल है ना। इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी का सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले देखें चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, वैसे अब रहने भी देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। ठीक है, टाइम भी हो गया है, आधा घंटा हो गया। अब हम अगले लेक्चर में वेलोसिटी पर सवाल हो गया। एक सवाल दे रहे हैं, उसको घर से करके लाइएगा ना, घर से कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ना आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि कितना आया है, लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको हम बताएंगे भी, नहीं समझ में आएगा तो। इफ़ velocity of electron in third orbit of beryllium plus 3 is 3 into 10⁶ and then find the velocity of electron in first orbit of lithium plus 2। ठीक है, यानी कि समझ रहे हैं सवाल को ना। यानी कि एक स्पीसीज दिया है बेरिलियम प्लस 3, उसके थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, उसमें देखिए इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बेरिलियम प्लस 3 के तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वो दिया है 3 × 10⁶। इसको मीटर प्रति सेकेंड ही समझिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा मत समझ लीजिएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3, यानी बेरिलियम प्लस 3 जो है उसमें बेरिलियम प्लस 3 है, उसमें उसके थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है 3 × 10⁸, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है। तो पता करना है कि लिथियम प्लस 2 ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुआ। लिथियम प्लस 2 के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, और वही रेशियो वाले से लगेगा जो जैसे दिया है, जिसका एटॉमिक मास जितना दिया है, जिस नंबर को दिया है बस पुट कर दीजिए, आ जाएगा। कुछ करना नहीं, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लगाइएगा, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि कितना आया कितना नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम ना क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम जब बोहर्स मॉडल देखेंगे और उस देखेंगे कि रेडियस कैसे निकाला जाता है बोहर्स मॉडल में एनर्जी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वह किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो कितना ट्रांजिशन स्टेट उसका होगा, कितने टाइप्स की एनर्जी निकलेंगे, कितने टाइप्स के वेवलेंथ निकलेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दिए तो वह किस एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, किस ऑर्बिट्स में जंप कर जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट हम देखेंगे धीरे धीरे आगे। ये तो अभी शुरुआत हुआ है भाई। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत हुआ है। तो ठीक है, इसको लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।